अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज़ एकेडमी। आज हम लोग डायमेंशंस का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस निकालेंगे, प्लस उन तमाम कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन निकालना सीखेंगे जो हमारी बुक्स के अंदर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन एट्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक हमारे पास क्वांटिटी होती है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा होगा आपने इसको मैट्रिक में। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। आई इंटू टी। अब I क्या है? करंट है, और T क्या है? सेकेंड। तो करंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है A, और टाइम की डायमेंशन होती है T। तो हमारे पास चार्ज की डायमेंशन आ गई m0, L0, A1, T1। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग इससे पहला वाला वीडियो जो डायमेंशन का पार्ट 1 मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा ताकि मज़ीद अच्छे से समझ में आएगा। और जो फर्स्ट वाली वीडियो, इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर फिर ये वाली वीडियो देखिएगा। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन। और देखते हैं हम, हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल टर्म्स को हम स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, जिसको हम सिंपली वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है? वही फोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाती है। तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। कि कितना वर्क डन हो रहा है चार्ज के ऊपर। अब अगर आपको याद हो तो वर्क डन की डायमेंशन हमने लास्ट में निकाली थी। अगर मजीद आप यहाँ देखना चाहें तो FD होता है ना, वर्क डन का फॉर्मूला cos थीटा होता है। नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम cos थीटा यहाँ नहीं लिख रहे। FD फोर्स क्या होता है? MA, तो MA इंटू D डिवाइडेड बाई Q। ऑलराइट, ये हो गया M की kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और D की हो गई मीटर। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस क्या आ गई? M1, L2, T-2। ठीक है, और चार्ज की अभी हमने डायमेंशन निकाली है। चार्ज की अभी हमने डायमेंशन निकाली है, ये रही। तो मैं इसको यहाँ करके लिख रहा हूँ M0, L0, A1, T1। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा? जल्दी से बताएं, शाबाश, जल्दी से। क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए M0 है ना नीचे, तो नीचे तो हम लिखेंगे नहीं, तो ऊपर वाली जगह पर M आ जाएगा 1। ठीक है, यही वाला। L0 है नीचे, यहाँ पर L2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा L2। A1 है यहाँ पर, इधर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा A-1, ऊपर आ गया ना। और T-2 है नीचे, +1 है, तो जब ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 -3। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पावर। अब यहाँ पर जो हम पावर की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पावर है। कौन सी है? इलेक्ट्रिक पावर, जिसकी यूनिट वॉट होती है ना। जो हमारे घरों में जो बिजली के बिल वगैरह आता है उसमें लिखा हुआ होता है पावर, ये वो वाली इलेक्ट्रिक पावर है। तो पावर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है V इंटू I। वोल्टेज की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अभी मैंने आपको डायमेंशन निकाल के बताई थी, जो कि होती है M1, L2, A-1 और T-3। ठीक है, I की क्या होती है? A। तो ये वाली इसके साथ क्या हो जाएगी? कैंसल आउट। तो हमारे पास पावर की जो डायमेंशन आ जाती है वो होती है M1, L2 और T-3। ये आ गई हमारे पास पावर की डायमेंशन। और अगर आप लोग नोट करें तो जो हमारे पास मैकेनिकल पावर थी उसकी भी डायमेंशन यही थी। इट्स मीन कि पावर कोई सी भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे और कोई सी पावर हो, हमारे पास जो डायमेंशन होती है पावर की वो सेम होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, हम किसकी बात करें? कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस का अगर आपको फॉर्मूला पता हो
जो कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन V। इसको डिनोट करते हैं C से, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। चार्ज की डायमेंशन मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ, जो कि होती है A1 T1, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन अभी ये हमने लिखी है ऊपर, M1 L2 A-1 और T-3। चलिए इसको सॉल्व करें। जो डायमेंशन आएगी वो किसकी होगी? कैपेसिटेंस की होगी। किसकी होगी? कैपेसिटेंस की। A-2, ये +1 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये T-3 ऊपर आके +3 होगा, तो ये हो जाएगा T⁴ -3 है ना, प्लस हो जाएगा ऊपर आके, तो +3, तो +3 और +1 4, ठीक है जी। और ये भी +2 है। ये आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस की डायमेंशन। अब हम बात करते हैं कुछ कांस्टेंट की डायमेंशंस की। तो हेडिंग बना लेते हैं डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डील करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको हम सबसे पहले तो डिनोट करते हैं म्यू से। सिंबल होता है इसका म्यू, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C अपॉन V। अब ये C और V क्या होता है? C जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसमें लिख देते हैं। तो C होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। और V होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इस फॉर्मूले को हम आगे जाके नए चैप्टर्स में जो है वो स्टडी करेंगे, लाइट वाले चैप्टर में। फिलहाल अभी हमें डायमेंशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब देखिए दोनों हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, जबकि टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं इनकी नेचर लिखूं यानी कि डायमेंशन लिखूं तो मीटर की हो गई लेंथ यानी कि L, और सेकेंड की हो गई T, ठीक है। अगर मैं इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा L1 T-1, ठीक है। M0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब देखें मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला ये आ गया। अगर मैं दोनों जगह पे यही पुट कर दूं कि L1 T-1, एयर हो या वैक्यूम हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी वैक्यूम लिख दिया मैंने यहाँ पर, मीडियम है ये, मीडियम। तो एयर हो या मीडियम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, सबके लिए यूनिट सेम होती है। तो देखें इससे ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन क्या आ गई? M0 L0 T0। इट्स मीन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होती है। क्या होती है? डायमेंशन लेस। देखिए कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट नहीं होती, हैज़ नो यूनिट बट हैज़ डायमेंशन, उनके पास डायमेंशन होती है। अभी हम आगे और करेंगे कांस्टेंट तो उससे पता चल जाएगा। और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है, नो यूनिट एज वेल एज नो डायमेंशन, ठीक है। तो ये भी MCQs में पूछा जा सकता है आपको कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है नीचे दिए गए ऑप्शंस में जिनकी ना यूनिट है ना डायमेंशन है। और कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे MCQs आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है, कौन सा कांस्टेंट ऐसा है जिसकी यूनिट नहीं है बट डायमेंशन है। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। आप अपने टेबल में अपने क्या नाम है जिसमें आप लिख रहे हैं उसमें एक चार्ट बना लें, ठीक है। वहां पर आप लिख दें, एक पोर्शन में आप ये बना लें एक कॉलम में कि नो यूनिट बट डायमेंशन, और एक में बना लें नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो उसमें आप क्वांटिटीज लिख लें और इस तरीके से सॉल्व कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए आगे आने वाले
बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी आपको। आप रजिस्टर किसी को दे देते हैं, जैसे होता है ना, इंसान अपने छोटे बहन भाइयों को दे देता है, तो उससे भी इजी हो जाता है इंसान को समझना। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप सब इससे फेमिलियर होंगे, 9 मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा ये लॉ। नहीं पढ़ा, याद नहीं है, तो मैं भी फॉर्मूला लिखूंगा, आपको याद आ जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जी से। ठीक है, एक लॉ पढ़ा था हमने जिसका फॉर्मूला कुछ यूँ था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला रीअरेंज करना पड़ेगा। g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ठीक है जी, अब हमें रिस्पेक्टिवली सबकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, तो हमारे पास जी की डायमेंशन आ जाएगी। अब आपको याद होगा हम फोर्स की कितनी बार डायमेंशन कर चुके हैं, नहीं तो आप ये याद कर लें कि MLT -2 MLT -2 MLT -2, तो ये जो है इसका रट्टा मार लें। फोर्स की बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, वर्क के फार्मूले में होती है और इसके अलावा एनर्जी की फॉर्म में होती है, तो इसलिए इसको आप याद कर लें। वो वर्क जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था अभी पिछले, उसमें क्या नाम है, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह करें तो उसमें यूज़ होती है। तो एफ एल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एफ को आप याद कर लें MLT -2। ठीक है, क्या MLT -2। आर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की हो गई L स्क्वायर। ठीक है, मास क्या है, किलोग्राम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी नेचर होती है M, तो ये हो गया M इंटू M, तो M2 हो गया। ठीक है, तो अब देखें एक से ये वाला एक कैंसिल हो गया, हमारे पास जो इसकी डायमेंशन आ गई वो क्या आ गई, ये देखें M एक है ना नीचे, तो ये ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा M इनवर्स। ठीक है, M इनवर्स हो गया ये। L देखें, L हमारे पास एक ही है, तो ये L3 है, ये रहा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने L3 हो गया। ठीक है, और T हमारे पास क्या है, -2, नीचे भी नहीं है ना बराबर में है, तो ये आ गए हमारे पास डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। E इज इक्वल्स टू एच म्यू, यानी कि म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो HF लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, ये T इज द टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूँ तो ये हो जाएगी 1/ ऐसे, और डायमेंशन आ जाएगी इसकी T इनवर्स। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, H इक्वल्स टू E/F। अब एनर्जी यहाँ पर दोबारा आ गई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ML2T -2, ML2T -2। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT -2, इस तरीके से होता है इसका एनर्जी का ML2T -2। इन चीज़ों को याद कर लें। देखिए जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जैसे पावर हो गया, वर्क डन हो गया, फोर्स हो गई, एनर्जी हो गई, ये तो एक्सेलरेशन वगैरह हो गया, ये तो सारी की सारी ऐसी डायमेंशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल होती है ना, और दूसरे कांस्टेंट में भी इस्तेमाल होती हैं, तो लिहाजा इनको आप याद कर लें अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या बताया, एनर्जी का क्या होता है, ML2T -2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, अभी हमने निकाला है T -1। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, शाबाश, T -1 है ना, ऊपर आके क्या हो जाएगा, +1, क्या हो जाएगा, +1, तो M1L2T -1, +1 है ना, ऊपर आके जब -1 ऊपर जाके +1 होगा तो -2 +1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H इज दिस। ठीक है, एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। एक हमारे पास होता है, एक कूलम कांस्टेंट होता है ना, जैसे हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किया है, इस तरीके से कूलम कांस्टेंट भी होता है K, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होता है, वो भी आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, मैं अभी आपको दे दूंगा लिख के, फॉर्मूला लिख दूंगा, तो इसका मतलब आपको डायमेंशन निकालना आसान हो जाएगा। एक हम और कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
नंबर 4 है आपके पास कोफिशिएंट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या नाम है पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर, और इसका फॉर्मूला जो होता है, अच्छा इसका तो रिप्रेजेंटेशन ये फॉर्मूला इसका हम पहले ड्रैग फोर्स निकालते हैं। ड्रैग फोर्स होती है बेसिकली, ड्रैग फोर्स के अंदर ये वाला कांस्टेंट इस्तेमाल होता है इस तरीके से, ईटा ए इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये चेंज इन होता है, यानी कि अगर दो वेलोसिटीज या दो डिस्टेंस हो तो उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं इनिशियल फाइनल वगैरह। तो अब हमें यहाँ से इसका फॉर्मूला रीअरेंज करना है, तो एन यानी ईटा इक्वल्स टू एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू वी। सही। अब चलें, एफ दोबारा देखें, फोर्स आ गया ना। अब फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बता, डायमेंशन मैंने क्या बताई थी, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। इसको बार बार आप पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, दोहराएं इसको बार बार, एम एल टी माइनस टू। अच्छा जी, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। वी क्या है, यहाँ पर वी वॉल्यूम नहीं है बल्कि वी क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वी इज द वेलोसिटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, velocity A is the area, D is the distance and F is the force। ठीक है, और N हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो चलें, वेलोसिटी की क्या होती है, लेंथ और T इनवर्स। सही है। अब चलें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक L से ये एक L कैंसिल, एक एल बच गया, यहाँ से ये वाला कैंसिल। ठीक है, अब ये सिर्फ एक एल रह गया। टी माइनस वन है, टी माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। तो हमारे पास विस्कोसिटी की डायमेंशन आ गई m1। ठीक है, एल ऊपर चला गया, एल माइनस वन, टी ऊपर चला गया तो टी माइनस वन, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, और जो आप जैसे भाई चैप्टर्स पढ़ते रहता है ना इंसान, तो आपको कांस्टेंट इस्तेमाल होते हुए नजर आते रहेंगे, फॉर्मूले आप करते रहेंगे, कांस्टेंट इस्तेमाल होते हुए नजर आते रहेंगे। तो उन कांस्टेंट की आपने डायमेंशन निकालनी है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके टीचर्स ने आपको कोई होमवर्क दिया है तब भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। एक होता है कूलम्स कांस्टेंट, एक इसकी आप होमवर्क ले लें, ये खुद से कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। कूलम्स कांस्टेंट क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब देखें, Q1 चार्ज है, चार्ज की अभी हमने डायमेंशन निकाली थी, दोनों चार्ज होगा, रेडियस है यानी कि लेंथ है, फोर्स है, फोर्स की आपको ये पता हुआ है MLT माइनस टू, के की आपको निकालनी है। तो के लिए फॉर्मूला आप रीअरेंज कर लेंगे, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2। तो इसकी आपने डायमेंशन खुद से निकालनी है।